हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आपके चैनल में। चलिए बात करते हैं। हमने बहुत ढेर सारी बातें की हैं, कई बातें कई प्रकार की हो चुकी हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय का टाइम निकल गया। अब सिर्फ बात करनी है तो सिर्फ पढ़ाई की बात करनी है। देखिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है तो सक्सेस चाहिए। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ध्यान रखिएगा कि हमने बहुत सारे चैप्टर को कवर किया। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी तक के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो आपको यहीं आना है, इसी चैनल पे आना है, और मेरी गारंटी है कि आप इसको ज़रूर कवर कर लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड की, मानव रक्त। देखिए, मानव रक्त क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रक्त उसमें एक विशेष प्रकार का अपना महत्व रखता है। रक्त की बात करते हैं तो सबको दिखता है लाल कलर का होता है, लेकिन उसके बारे में आज हम विश्वास करिए कि बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मानव रक्त की। मानव रक्त यानी कि ब्लड, मानव रक्त। देखिए, एक एक चीज़ की बात करेंगे हम लोग। अगर आप लेक्चर को पूरा सुनेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मानव रक्त क्या है? वास्तव में मानव रक्त की क्या सीमाएं हैं? क्या मानव रक्त के बगैर मर जाएगा या फिर और कुछ होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले मानव रक्त की बात करते हैं तो मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारा जो रक्त है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। पहले ही बना लेते हैं कि ये एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ये बहुत लोग कहते हैं कि क्षारा होता है या कड़वा होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 बिल्कुल याद रखिएगा, 7.4 होता है इसका पीएच मान, अर्थात ये तो क्षारी ही होगा, क्षारी होगा। रक्त हमारा कहाँ बनता है? रक्त क्या है? इसको समझने के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को हम समझते चलते हैं। देखिए, मानव रक्त क्या है? मानव रक्त की हमारे शरीर की समस्त द्रव्यमान का लगभग 7%, 7% हमारे शरीर का 7% मानव रक्त होता है, जो पुरुषों में 5 से 6 लीटर, अगर बात करें मेल की तो 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल की बात करेंगे तो ये होता है 4 से 5 लीटर, आधा से 1 लीटर। आधा लीटर में मिनिमम माना जाता है, तो आधा लीटर औरतों में इसकी मात्रा कम होती है। यानी कि औरतों में खून की मात्रा कम होती है, जबकि पुरुष में ये मात्रा अधिक होती है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि मनुष्य की तुलना में औरतों का वज़न थोड़ा कम होता है। इसलिए चूँकि हमें 7% ही ब्लड होता है। अच्छा, ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड 2 प्रकार का होता है। बात को समझते चलते हैं। ब्लड जो होता है 2 प्रकार का होता है। अगर आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट मान लिया है तो हम यहाँ से इसको मिटाते हैं और फिर से समझते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड 2 प्रकार का होता है। दरअसल ब्लड में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड एक तो होती है प्लाज्मा, दूसरे होते हैं ब्लड कॉर्पल्स, रक्त कणिकाएं, जिसको हम हिंदी में रुधिराणु भी कहते हैं, रुधिराणु। देखिए, बात को समझिएगा। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कॉर्पल्स। 55 से 60% रुधिराणु, ये हो गया हमारा प्लाज्मा। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। 55 से 60% तक हमारे रक्त में 55 से 60% तक प्लाज्मा पाया जाता है, 55 से 60%। और जो बचता है वो क्या हो गया? 40 से 45% तक क्या होता है? ब्लड कॉर्पल्स होती है। हमारे बॉडी में 40 से 50% तक ब्लड कॉर्पल्स यानी कि रुधिराणु होते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक तरल द्रव है, अजीवित तरल द्रव, अजीवित तरल द्रव है, जिसमें अगर इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट को समझना बहुत ही आसान होता है। देखिए, हमारे प्लाज्मा में 2-4 चीज़ें पाई जाती हैं। जी बिल्कुल 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 आपको हम बता रहे हैं।
देखिए इसमें जो है जल होगा, प्रोटीन होगी, ग्लूकोज होगी। देखिए जल 90% तो अकेले जल होता है जी, बिल्कुल 90% बिल्कुल जल होता है। 7% प्रोटीन होती है, केवल 7% प्रोटीन होती है। 0.9% ग्लूकोज होता है, सॉरी 0.9% लवण होता है, जबकि 0.1% इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। प्रोटीन हमारा 7%, ग्लूकोज 0.1% और लवण होता है 0.9%। कभी कभी ब्लड को हम चख के देखते हैं तो थोड़ा सा नमकीन आता है, वो इसी के कारण आता है क्योंकि इसमें 0.9% लवण होता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हमारे बच के 2% में अन्य चीज़ें होती हैं। दिमाग में आप लोग के आ गया होगा कि ब्लड के 2 पार्ट हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कॉर्पल्स। प्लाज्मा 55 से 60% होता है और इस प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है, 0.1% ग्लूकोज और 0.9% लवण होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इतनी ही चीज़ें होती हैं, शेष चीज़ें 2% में सिमट के रह जाती हैं, बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। दूसरी बात करते हैं हम ब्लड कॉर्पस यानी कि रुधिराणु की, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। देखिए 3 प्रकार के जो कंपोनेंट हमारे पास आ गए। हमने 2 चीज़ें शुरुआत में देखी, ब्लड 2 टाइप, 2 चीज़ों से मिलकर बना है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कॉर्पल्स। प्लाज्मा 55 से 60% होता है, जबकि ब्लड कॉर्पल्स 40 से 45% होते हैं। इसमें जल, प्रोटीन, ग्लूकोज और लवण को हमने समझ लिया है। दूसरी चीज़ आती है ब्लड कॉर्पल्स की। ब्लड कॉर्पल्स 3 भागों में बटा है, रेड ब्लड कॉर्पल्स, वाइट ब्लड कॉर्पल्स और प्लेटलेट्स। चलिए विस्तार से एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, और यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको। तब तक के लिए हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों एकदम धुआं कर दीजिएगा, आप लोग गर्दा कर दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए RBC के बारे में समझते हैं हम लोग। रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल से लाल रक्त कोशिकाओं से लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, जिसे हम प्योरली कहते हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लाल लाल खून बहता है, तो वो रेड ब्लड कॉर्पल्स ही हैं। तो रेड ब्लड कॉर्पल्स के बारे में समझते हैं कि रेड ब्लड कॉर्पल्स बनता कहाँ है, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा की बात करते हैं, अस्थि मज्जा क्या होती है, तो अस्थि मज्जा वो होती है जब हमारी खोखली हड्डियों के बीच में जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, हमारी खोखली हड्डियों के बीच में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। तो अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन क्वेश्चन यूपी PCS वगैरह में पूछा जाता है, MP PCS, झारखंड PCS वगैरह में, बिहार PCS में, अक्सर लोअर PCS में पूछा जाता है, SSC CGL में पूछा जाता है कि भ्रूणावस्था में ये कहाँ बनता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा RBC है वो अस्थिमज्जा में बनता है, लेकिन भ्रूणावस्था में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है लीवर या प्लीहा में। लीवर यानी कि यकृत या स्पिन, प्लीहा लिख दे रहे हैं हम, प्लीहा में, लीवर या प्लीहा में बनता है। चलिए दूसरी बात समझते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ये लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। इसको हम विस्तार से समझते हैं, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि हम किसी छोटे से एग्जाम के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा टाइम इतना महत्वपूर्ण है कि हम 10 बार उसी चीज़ को समझें, 10 बार रटें, रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें समझना है। तो हीमोग्लोबिन को अगर हम समझते हैं तो ये 2 पार्ट से बना है, हीम और ग्लोबिन। देखिए 2 चीज़ें समझनी है। हीम में फैब्रिनोजेन जो प्रोटीन है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा पूछता है कभी कभी
कि किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो वो हिम के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हिम के कारण होता है, और वो भी लौह अयस्क जो पाया जाता है Fe+2, ये इसी में पाया जाता है। Fe+2 ये इसी में पाया जाता है। इसी के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन जो है, ग्लोबिन का कार्य समझ लीजिएगा। ग्लोबिन एक वाहक का कार्य करता है। वाहक मतलब होता है ढोने वाला। जो वाहक है वो होता है ढोने वाला। दूसरी चीज़ समझते हैं कि जो वाहक है वो ढोने वाला, तो वो ढोता क्या है, वो करता है O2 को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हमारी ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और CO2 को हमारी कोशिकाओं से बाहर लेके आता है। जब हम सांस लेते हैं तो O2 अंदर लेते हैं, वो जाके हमारे ब्लड में घुलती है, और हमारा ब्लड प्रत्येक कोशिका तक उसको पहुंचाता है, और वहाँ पे जो CO2 होती है उसको ले आके बाहर छोड़ने का कार्य करता है। बिल्कुल बात को समझिएगा। अगर वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, उसने दे दिया है हिम के कारण, तो बिल्कुल सही है, हिम के कारण। अगर वो पूछेगा कि रक्त में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, तो पाया जाता है Fe+2, आयरन। आयरन पाया जाता है, वो भी आयरन में जब क्लासिफिकेशन करता है तो Fe+2 का करता है। और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक वाहक है, ढोने वाला। इसीलिए हमारे रक्त का कार्य है ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आना। इसके जीवन काल की बात करते हैं तो ये 90 से 120 दिन तक जीवित रहता है। 90 से 120 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये मरता कहाँ पे है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। जिंदा तो हो गया ये अस्थिमज्जा में, इसका कार्य भी हो गया, कितने दिन जिंदा रहना है उसको, ये भी हो गया। अब मरेगा कहाँ, मरेगा तो स्प्लीन में। स्प्लीन मतलब प्लीहा, ये प्लीहा में जाके ख़त्म हो जाता है। जी दोस्तों, ये प्लीहा में जाके ख़त्म हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो रक्त का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। देखिए, ये उभयावतल होते हैं। आरबीसी जो होते हैं ये उभयावतल होते हैं। उभयावतल का मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा उभरे हुए तल के होते हैं, और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दिमाग में रखिएगा, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया कि किस रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो वो है लाल रक्त कणिकाओं में, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया कि आप हमें ये बता दो कि कौन से जानवर में या किस जंतु में किस जंतु के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो इसका अपवाद है ऊंट, कैमल जिसको हम कहते हैं, और अफ्रीका में पाया जाने वाला लांबा। ऊंट और लांबा दो ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज़, इससे होने वाले रोगों की बात कर लेते हैं। तो इससे होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया। एनीमिया आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई है, अर्थात एनीमिया की लक्षण आ गए हैं। ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया एक प्रकार का रोग है जिसमें रोगी के अंदर रक्त की कमी अर्थात आरबीसी की कमी हो जाती है। चलिए आपका भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि सोते वक्त क्या होता है, तो सोते वक्त हमारे आरबीसी की मात्रा 5%, बिल्कुल लिख लीजिए। जब व्यक्ति सोता है तो आरबीसी की मात्रा 5% कम हो जाती है। 5% आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। इसका ठीक उल्टा भी आप समझ लीजिए। इसका ठीक उल्टा ये है कि जब व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है, जब व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो 30% वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल समझिएगा। तो उसके ब्लड में 30% यानी कि आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। एक रोग है थैलेसीमिया। थैलीसीमिया लिख दे रहे हैं, थैलीसीमिया
इस रोग में आरबीसी नहीं बनता है। यदि व्यक्ति के शरीर में आरबीसी नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है उसे थैलीसीमिया नामक बीमारी हो गई है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना है। देखिए, आपको बता दें कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है। देखिए, दिमाग में रखना है, ब्लड एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। जैसा कि हमने पहले बता दिया था, रक्त एक संयोजी ऊतक है, यह उभयावतल होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद के रूप में ऊंट और लंबा आते हैं। ये कहाँ बनता है तो अस्थिमज्जा में बनता है। मरता कहाँ पे है, प्लीहा में जाके मरता है। इसका जीवन काल 90 से 120 दिन है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। अच्छा, इसमें हिमैटिन, याद लिख लीजिए आप लोग, हिमैटिन नामक लौहयुक्त, जो लौहयुक्त पदार्थ पाया जाता है वो हिमैटिन Fe+2। अगर वो इन तीनों में से कुछ भी पूछेगा तो आप उसको कंफर्म कर सकेंगे, या तो Fe+2 ऑप्शन में देगा या तो हिमैटिन। कंफर्म? जी जी। अगर इस ब्लड में से हीमोग्लोबिन को निकाल लिया जाए, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अगर आरबीसी में से हीमोग्लोबिन को निकाल लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे। अगर उसे कहेंगे भैया सेरम। हीमोग्लोबिन को अगर निकाल लिया जाए तो शेष जो बचेगा उसे कहेंगे सेरम। अगली लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि WBC और प्लेटलेट्स, इनके क्या कार्य हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी इस लॉकडाउन की मेहनत जन जन तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।